तो आज हम आपको कराएंगे यूनिट 8। ये आपकी लास्ट यूनिट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमी की 7th यूनिट। मैंने पहले करा दी है 7th यूनिट तक। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके आप आराम से देख सकते हैं यूनिट 7 तक। आज हम यूनिट 8 देखेंगे। इसमें आपके चैप्टर 23, 24, 25 यानी 3 चैप्टर हैं यूनिट 8 में, वे हमें आज की इस वीडियो में करने हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करा देंगे। बाद में आपको मॉडल से भी क्वेश्चन आंसर दिखा देंगे वैसे पर, लेकिन अगर आप ये नोट्स के भी सारे कर लेते हैं तो मॉडल के आपको क्वेश्चन आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही कर लीजिए, बहुत है, इनफ है। बट फिर अगर किसी को मॉडल से करना है तो वह भी मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ खैर उसकी, तो आप वहाँ से जाके आराम से इसे कर सकते हैं। बाकी इन्हें उतार लीजिएगा, उसे तो आप फ़ोन की पीडीएफ से डायरेक्ट उसे देख सकते हैं। पर लेकिन इसके नोट्स के आप नोट्स ही बनाइएगा, इन्हें आप पीडीएफ में डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खींच के मत रख लेना, इनका आप लिखना अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। तो हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा 23 है, जिसका नाम है हमारा कल्याणवादी अर्थशास्त्र और कल्याण को मापने की समस्याएं क्या है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है, पहले हम ये जानते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र वो होता है जब कोई का अर्थ मतलब ये है जब कोई सरकार जो हमारी कोई आर्थिक नीतियाँ बनाती है तो उसका जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, चाहे गरीब वर्ग हो, गरीब वर्गों तक भी पहुंचना चाहिए। क्योंकि अधिकार लाभ जो ऐसे होते हैं जो नीति बनाती है उनका वे सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाती है, गरीब लोगों के लिए स्पेशली बनाई जाती है, बल्कि उन तक भी पहुँच भी नहीं पाती। धांधलेबाजी हो जाती है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कारण ये कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जन्म हुआ कि इसका कहने का अर्थ है कि जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वे समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, वही हमारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और हम इसे आगे इससे देखेंगे, ठीक है। वास्तव में अर्थशास्त्र का ये इसका क्वेश्चन दे रखा है। वास्तव में अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू कल्याणवादी अर्थशास्त्र है। जो आदर्शात्मक पहलू है वो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है, यानी जो लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। बेंथम प्रथम विचारक थे जिन्होंने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का नारा देकर कल्याणवादी अर्थशास्त्र की नींव डाली। किंतु कल्याणवादी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य प्रोफेसर पीगू ने शुरू किया, इसलिए पीगू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। मतलब पहले तो विचार तो किया था बेंथम ने, जो बेंथम अर्थशास्त्र है, पर लेकिन जो इसे व्यवस्थित रूप में ढंग से इसका जो अध्ययन किया था, है ना, जो नींव डाली थी वो डाली थी पीगू ने, प्रोफेसर पीगू ने को इसलिए इन्हें प्रोफेसर पीगू को ही कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जनक कहा जाता है पीगू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र का। इसके पश्चात कार्लडोर, हिग्स, सीटोवस्की, पैरेटो, सैमुअल्सन, बर्गसन, ग्राफ, लेटिन, एरो और बेडल आदि अर्थशास्त्रियों ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर लेकिन जनक पीगू को कहा जाता है और पहले जो विचार दिया था वो बेंथम ने दिया था, पर लेकिन पीगू ने कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र की उसका व्यवस्थित से अध्ययन करा था, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। और बाद में इन्होंने ये सारे विचार दिए थे। आगे देखते हैं, कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः ऐसी कसौटियों का प्रतिपादन करना है जिसके आधार पर नीतियों का विकास करके सामाजिक कल्याण को अधिकतम बनाया जा सके। ये देखिए, इसका ये पूरा अर्थ दे रखा है कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है, जिसे आपको लिखना है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र, इसमें तो सिर्फ आप ये लिख लेना पीगू मतलब बेंथम ने सबसे पहले कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विचारधारा दी थी, पर लेकिन पीगू ने इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया, इसलिए इसे पीगू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फिर आपको लिखना है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः ऐसी कसौटियों का प्रतिपादन करना है जिसके आधार पर नीतियों का विकास करके सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके। मतलब ऐसी नीतियों बनाए जिससे समाज का अधिकतम कल्याण हो। फिर आ जाएगा अर्थशास्त्र बनाम आदर्श अर्थशास्त्र। इसे आप देख लेंगे बस एक बार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे मत करना से, ये आता नहीं है, आज तक नहीं आया, बस इसे आप एक बार देख लेना। ये है कल्याण का विचार। कल्याण अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से होता है। यह व्यक्तिगत कल्याण का अध्ययन कर सकता है, परंतु इसका संबंध मुख्यतः सामाजिक कल्याण से है। जो हमारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति के कल्याण से नहीं, पूरे समाज के कल्याण से है। ठीक है,
व्यक्तिगत कल्याण का अर्थ उन उपयोगिताओं या संतुष्टियों से है जो किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाती है, उसी कल्याण से है। पर लेकिन सामान्य कल्याण से अभिप्राय उन सभी आर्थिक व गैर आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं से जो किसी समाज में रह रहे व्यक्तियों को उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करती है। इसमें सभी व्यक्तियों को लिया जाता है, किसी एक व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में नहीं रखा जाता, सभी व्यक्तियों के। ठीक है, फिर आ जाएगा आर्थिक कल्याण। यह सामान्यतः कल्याण का एक अंग है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार ये पीगू की डेफिनेशन आपको याद करनी है। आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने से संबंधित किया जा सकता है। आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने से संबंधित किया जा सकता है। याद करना है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा जो आर्थिक कल्याण है वो सामान्य कल्याण का एक भाग है और जिसे हम मुद्रा रूपी यानी मुद्रा से संबंधित कर सकते हैं, जिसे हम मुद्रा से ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, इसमें मुद्रा रूपी पैमाने से संबंधित किया जाता है, इसे हम आर्थिक कहते हैं। आर्थिक यानी पैसे से संबंधित है तो ये पैसे से संबंधित है। तो आर्थिक कल्याण ये ना, सामान्य कल्याण की परिभाषा ये रही, दोनों को याद करनी है आपको। फिर आ जाएगा आर्थिक कल्याण क्या है। राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण के बीच कोई संबंध स्थापित करने से पहले यह आवश्यक है कि आर्थिक कल्याण का ठीक तरह से समझ ले। कुल या सामान्य कल्याण को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आर्थिक कल्याण, अनार्थिक कल्याण या गैर आर्थिक कल्याण। ठीक है, प्रोफेसर पीगू ने ये दो दिए इन्होंने, आर्थिक और अनार्थिक। फिर प्रोफेसर पीगू ने आर्थिक कल्याण में सामाजिक कल्याण के उन भागों को सम्मिलित किया है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से मुद्रा के मापदंडों से संबंधित किया जा सकता है। सामान्य कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। आर्थिक कल्याण तथा जिसे मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। सामान्य कल्याण को जिसे मुद्रा सामान्य कल्याण का वह भाग है, सामान्य कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और आर्थिक कल्याण तथा जिसे मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता तथा गैर आर्थिक कल्याण कहते हैं, उसे गैर आर्थिक कल्याण कहते हैं। कहने का मतलब है जिस सामान्य कल्याण वह है जिसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, मुद्रा। ठीक है, आर्थिक कल्याण वह है जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, और गैर आर्थिक कल्याण वह है जिसे भी हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। ठीक है, गैर आर्थिक कल्याण में हम देश प्रेम, ईमानदारी, बुद्धिमान आदि बातों को सम्मिलित करते हैं। देखो, आप देश प्रेम को, ईमानदारी को, बुद्धिमान को पैसे से थोड़ी ना माप सकते हो, तो इसलिए इसे मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। सामान्य कल्याण को भी नहीं मापा जा सकता, सिर्फ आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या सामाजिक कल्याण को मापने की है। ठीक है, सामाजिक कल्याण को कैसे मापें कि कितना हुआ है, इसकी कोई संख्यात्मक माप संभव नहीं है, यह केवल मानसिक आभास है। सामाजिक कल्याण का कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ ये मानसिक आभास है। ठीक है, आर्थिक कल्याण का है, सिर्फ आर्थिक कल्याण का है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 24 चैप्टर। 23 चैप्टर हमारा वहीं पर खत्म हो गया, इतना ही था, अच्छा था, करना है आपको। फिर आ जाता है 24 प्रतिष्ठित कल्याणवादी अर्थशास्त्र पीगू व पेरेटो की कसौटी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करना है आपको ये। पीगू का कल्याणवादी अर्थ एवं पेरेटो की कल्याण की कसौटी का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल भी कल्याणवादी अर्थशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं, लेकिन मूल रूप से कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता मार्शल के शीर्ष से प्रोफेसर पीगू को ही माना जाता है। मार्शल के अग्रदूत है, मतलब उन्होंने पहले विचार दिए हैं, पर लेकिन जो इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है, जो इस पर काम किया है, वो प्रोफेसर पीगू ने किया था, और ये मार्शल के शिष्य थे। ठीक है, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जन्मदाता प्रोफेसर पेरेटो, कॉल्डोर, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स आदि हैं। ठीक है, पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है? तो प्रोफेसर पीगू प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार कल्याणवादी अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन करके अपनी पुस्तक कल्याण का अर्थशास्त्र, कौन सी कल्याण का अर्थशास्त्र, उनकी पुस्तक का नाम है, में प्रस्तुत किया। पीगू द्वारा प्रतिपादित कल्याणवादी अर्थशास्त्र को पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जो पीगू ने प्रतिपादित किया था उसे हम पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र भी कहते हैं, पर लेकिन पेरेटो नवीन है। पुराना हम पीगू का कहते हैं, पेरेटो का नवीन को कहते हैं, क्योंकि पीगू पुराने हैं इसलिए। ठीक है, मार्शल के शिष्य थे पीगू।
अब पीगो के कल्याणवादी सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है, ये बहुत अच्छे से मैंने नोट बना रखे हैं, आप बस लिखना है, अच्छे से देख रहे हैं आप, बस बहुत अच्छे से बना रखे हैं, आप इसे डायरेक्ट पढ़ते ही समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिखना है इन्हें। आ जाता है पीगो के कल्याणवादी अर्थशास्त्र का, ये हम तत्व देख रहे हैं, पीगो के कल्याणवादी सिद्धांत के प्रमुख तत्व, देखिए यहाँ से दिखा रखा है ना, ठीक, आगे स्टार्ट हो गए थे। तो ये है पीगो के कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। कल्याण का विचार देखना पड़ेगा, उनके कल्याण के क्या विचार है। सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दशा, कि वे सामाजिक कल्याण को अधिकतम कैसे कर सकते हैं, उनकी दशाएं क्या हैं। पीगो के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की मान्यताएं क्या हैं और पीगो के अर्थशास्त्र की आलोचनाएं क्या हैं। तो इन्हें हम 4 पॉइंट देखेंगे, 4 में हम उनके तत्व पूरे कल्याणवादी अर्थशास्त्र के बारे में जान जाएंगे पीगो के, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे कल्याण का विचार लिखा है, कल्याण का विचार डाल देंगे। कल्याण का विचार लिखेंगे, प्रोफेसर पीगो ने बेंथम के इस दृष्टिकोण को अपनाया कि समाज का कल्याण व्यक्तियों के कल्याण का योग है। समाज का कल्याण क्या है, व्यक्तियों के कल्याण का योग है, और व्यक्तियों के कल्याण का अर्थ उन उपयोगिता और संतुष्टियों से जो कि किसी वस्तु या सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त होती है, ऑब्वियस सी बात है। इस प्रकार कल्याण मस्तिष्क की एक अवस्था है। क्या है कल्याण, सिर्फ एक मस्तिष्क की अवस्था है। पीगो ने यह अनुभव किया कि कल्याण अथवा सामान्य कल्याण का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है। उन्होंने सिर्फ सामान्य कल्याण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, इसमें आर्थिक गैर आर्थिक सब आ जाते हैं। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अथवा समाज को सभी वस्तुओं, आर्थिक तथा गैर आर्थिक वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त होने वाला कल्याण शामिल होता है, ठीक है, इसमें बता रखा है। इसलिए उन्होंने अपने अध्ययन को केवल आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा। आर्थिक कल्याण को हम माप भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा और आर्थिक कल्याण की व्याख्या करते हुए कहा, यह सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। पहले बताई थी डेफिनेशन वही है, एक ही कर लेंगे बस आप याद। फिर आ जाएगा हमारा सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दशाएं। प्रोफेसर पीगो ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की कुछ 2 दशाएं दी है, पढ़ना है इन्हें। फर्स्ट इनका वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने से सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा यदि साधनों की पूर्ति दी गई हो। यदि हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होगी, इनका ये पहला विचार है। सेकंड दे लगे, इसका अंदर का पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, पूरा डिफाइन कर रखा है, बट आप हेडिंग भी लिख देंगे, कोई नहीं, इतना ही बहुत है। फिर आ जाएगा हमारा वास्तविक आय या अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतर, मतलब जो हमारी आय है उसे जो अमीरों के पास है उससे हम गरीबों की ओर हस्तांतर कर दे तो उससे भी समाज का कल्याण होगा, समाज की कुल संतुष्टि में अर्थात कुल कल्याण में वृद्धि होगी, ठीक है। फर्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से कुल कल्याण में वृद्धि होगी। सेकंड, जो हमारे आय है उसे अमीरों से गरीबों की ओर हस्तांतर कर दें, ठीक। थर्ड आएगा हमारा पीगू या पुराने कल्याणी अर्थशास्त्र, कल्याणवादी लिखना है यहाँ पे आप। कल्याणवादी अर्थशास्त्र की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो फर्स्ट है हमारी मान्यता, प्रत्येक उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता हो, मतलब उपभोक्ता विवेकपूर्ण हो, अपना फायदा नुकसान सब जानता हो, ठीक है। सेकंड हमारा उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकते हैं। थर्ड है हमारा उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु के क्रय के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहे, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहनी चाहिए। फोर्थ है हमारा मुद्रा के संबंध में उपयोगिता हाशिया लागू नहीं होता। फिफ्थ है हमारा उपयोगिता की अंतर व्यक्ति तुलनाएं हो सकती है, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों को किसी एक वस्तु विशेष से जो उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है उसकी तुलना की जा सकती है, मतलब उपयोगिता को दृष्टिकोण को माप सकते हैं, यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि उसे एक सेब खाने से या पाँच इकाई की इसे संतुष्टि प्राप्त हुई, ये ऐसे कह रहा है कि इनके अनुसार हम संतुष्टि को माप सकते हैं, ये हमने पहले बता चुकी हैं आपको। सिक्स्थ आएगा हमारा वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, वह इसका योग भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाएगी फोर्थ, पुराने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की क्या क्या आलोचनाएं हैं। उपयोगिता की माप, पीगू ने यह माना कि उपयोगिता को मापा जा सकता है परंतु
हम जानते हैं कि उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, न कि गणनावाचक। अब इसके जो हमारी जो पीगू ने सारी मान्यताएं दी है, ये दिया है, अब हम इनकी आलोचना भी तो करेंगे। ये आलोचना ही दे रखे हैं उपयोगिता को। उन्होंने कहा हम उपयोगिता को माप सकते हैं कि 1 सेब खाने से 5 की इकाई की उपयोगिता प्राप्त हुई है, 3 की उपयोगिता प्राप्त हुई है, इसे हम उपयोगिता को माप सकते हैं। पर लेकिन असल में हम उपयोगिता को माप नहीं सकते। असल में आप कोई चीज़ खाएंगे, सेब खाएंगे, आप ये बता सकते हैं आपको 5 इकाई की संतुष्टि प्राप्त हुई है, 4 इकाई की संतुष्टि प्राप्त हुई है? नहीं, क्योंकि हम उपयोगिता को माप ही नहीं सकते। तो इसकी इनकी यहाँ पर आलोचना हुई है। फिर सेकंड है हमारा अंतर्व्यक्ति तुलना। संतुष्टि की समान क्षमता की मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि उपयोगिता की अंतर्व्यक्ति तुलना संभव नहीं है ही नहीं। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का सही मापक नहीं है। सही मापक ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, जरूरत हो ना उससे उसका वितरण समान होगा। राष्ट्रीय आय के बढ़ने से सिर्फ अमीर लोगों की आय बढ़ रही हो, गरीबों की और भी कम हो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना राष्ट्रीय आय बढ़ने से सभी लोगों की आय में इनकम हो सकता है। राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, सिर्फ अमीर लोगों की इनकम बढ़ रही है, उससे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, और जो गरीब लोग थे उनकी जो आय थी उससे और भी कम हो रही है। तो ये सही मापक नहीं है। मुद्रा का मापदंड। मुद्रा कल्याण का एक असंतोषजनक और अपर्याप्त माप है, क्योंकि कीमतों के परिवर्तन के साथ मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। संकुचित अर्थ। इसे उन्होंने केवल राष्ट्रीय आय से संबंधित किया है। निष्कर्ष। उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी कल्याणवादी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर पीगू ने महत्वपूर्ण योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर पेरेटो की कसौटी आ जाता है। ये नए कल्याणवादी अर्थशास्त्री हैं। ये हम देखेंगे क्यों इनका आया था, क्यों हमें पेरेटियन पढ़ना पड़ रहा है। विल्फ्रेड पेरेटियन प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी के मापने हेतु एक निश्चित मापदंड या कसौटी प्रस्तुत किया है। उनका मापदंड या कसौटी अथवा जांच सिद्धांत विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। यानी पेरेटियन की कसौटी को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। पेरेटियन अनुकूलतम, या पेरेटो का सर्वसम्मति नियम, या पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम नियम, या सामान्य अनुकूलतम, इन सभी नामों से हम जानते हैं। फिर हम ये आज देखेंगे पेरेटो का विचार। इनके लिए पेरेटो ने एक कसौटी दी है कि उन्होंने कहा है कि एक परिवर्तन को वांछनीय सुधार तभी माना जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी नुकसान पहुंचाए बिना कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को अच्छा करता हो। मतलब हम तभी कहेंगे कि कल्याण हुआ है जब किसी व्यक्ति को हमें हानि को बना या उसकी उपयोगिता को कम किए बना दूसरे को हम कोई लाभ पहुंचा सके, तभी हमारा कल्याण कहलाएगा। ठीक है, यही कहा है इन्होंने। पेरेटो ने 2 पहलू दिए इनके। यदि कोई आर्थिक क्रिया एक व्यक्ति या वर्ग को हित पहुंचाती है तथा दूसरे व्यक्ति को अहित नहीं पहुंचाती तो वह क्रिया वांछनीय है। ठीक है। सेकंड हमारा, यदि किसी व्यक्ति या वर्ग को हित पहुंचाने से दूसरे व्यक्ति या वर्ग को अहित हो रहा है, चाहे वह न्यूनतम ही क्यों ना हो, तब वह वांछनीय नहीं है। मतलब उसे हम फिर कल्याण नहीं कहेंगे। अगर उससे किसी एक को लाभ पहुंचाने से दूसरे को हानि हो रही है, चाहे वो कितनी ही न्यूनतम क्यों ना हो, उसे हम वांछनीय नहीं कहेंगे। जैसे आप इसका देख सकते हैं, एक फैक्ट्री है, किसी ने एक फैक्ट्री लगाई है ना, उसकी फैक्ट्री लगाने से काफ़ी लोगों को, वहाँ पर एक गांव में फैक्ट्री लगाई तो उस गांव में फैक्ट्री लगाने पर काफ़ी लोगों को जो यहाँ पर रहते थे उनको रोजगार मिला, उनकी इनकम में वृद्धि हुई। पर लेकिन वहीं साथों साथ ही क्या हुआ, यहाँ पर एक गांव और है ना, साथों साथ ही क्या हुआ, दूसरे गांव के लोगों को जो फैक्ट्री लगाई थी उससे जो जहरीली गैसें निकली हैं वो पानी में, या जो कूड़ा कचरा था वो वहाँ की नदी में प्रवाहित हो रहा है, उससे उन्हें पानी पीने से उन्हें काफ़ी रोग हो रहे हैं, या विषैली जो गैसें निकल रही है उन्हें बीमारी हो रही है। तो क्या हुआ, एक फैक्ट्री लगाने से तो इन व्यक्तियों को तो लाभ हुआ क्योंकि वहाँ पे उन्हें रोजगार मिल गया था, पर लेकिन दूसरे व्यक्तियों को वहाँ पे जो अदर साइड रह रहे थे उन्हें क्या हो रहा है, या इन्हें ही मान लो, कोई भी मान लो, उनकी बीमारी हो रही है, उनसे जहरीली गैस निकल रही है, जो वे कूड़ा कचरों को नदी में बहा रहे हैं तो उनसे कई बीमारियाँ हो रही है। तो क्या हुआ, तो ये हमारा वांछनीय नहीं माना जाएगा। पीगू ने इसे कल्याण नहीं माना क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंच रही है, तो ये हमारा कल्याण नहीं होगा, इसे पीगू ने कल्याण माना ही नहीं है।
ठीक है, कीवी फैक्ट्री लगाने से कुछ कल्याण हुआ है, तो इसे पीगो ने माना ही नहीं कि ये कुछ कल्याण ही है ही नहीं, क्योंकि इनसे दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंच रही है। ठीक है, उनका कहना था मतलब एक व्यक्ति को लाभ तो हो इससे, पर लेकिन दूसरे व्यक्ति को कोई हानि भी ना हो, तभी वो कल्याण कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक अनुकूलता वह स्थिति है जिसमें वितरण के किसी एक रूप को दिया हुआ मानकर एक सामाजिक अनुकूलतम तक के अंतर्गत किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना अच्छी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम एक को हानि तो पहुंचेगी, एक को लाभ होने से, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक को लाभ पहुंचाए और किसी को हानि हो ही ना, ये इन्होंने कहा है। सामाजिक अनुकूलतम का ये मतलब है। फिर सिद्धांत की इसकी मान्यताएं क्या है? उपयोगिता की गणनावाचक विचार की उपेक्षा क्रमवाचक विचार को अपनाया है। हमारे जो पीगू थे उन्होंने गणनावाचक विचार को अपनाया था, इन्होंने कहा क्रमवाचक। सेकंड है कल्याणवादी अर्थशास्त्र को नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र करने हेतु उपयोगिता को अंतर व्यक्ति तुलना का संभावना को सामान्य कर दिया। थर्ड है उपयोगिता का वस्तु और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर। ठीक है, फोर्थ हमारा विनिमय की कुशलता का सम्मिलित किया गया है, विनिमय की कुशलता को सम्मिलित किया गया है। फिफ्थ हमारा एक व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। सिक्स्थ हमारा वस्तु विभाज्य है। तो उपयुक्त पैराडो की काफ़ी आलोचना की गई है, फिर भी यह सिद्धांत उपयोगी है, इसे हम निष्कर्ष में लिख देंगे। ये हमारा थोड़ा सा कैसे लिखा जाता है निष्कर्ष, ठीक है लिख लेना आप, इसे निष्कर्ष कॉन्क्लूजन में लिख लेना। कॉन्क्लूजन है ये, इसका कॉन्क्लूजन लिख लेना। ठीक है, ये आपका ये फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों हो गए, ये इसे यहाँ पर लिख लेना, इसका नीचे फोर्थ का नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी दे रखा है इन्होंने, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। क्या है? नया कल्याणवादी अर्थशास्त्र, चाहे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 25 चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है, क्षतिपूर्ति सिद्धांत या सामाजिक फलन। कार्डो के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है ये। कीजिए हिग्स के अनुकूलन दशा और सामाजिक कल्याण फलन का अवलोकन कीजिए। ठीक है, क्षतिपूर्ति सिद्धांत। प्रोफेसर हिग्स और कार्डो ने क्षतिपूर्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोनों ही जो दृष्टिकोण हैं आपस में बहुत ही मिलते हैं, इसलिए इसे कार्डो और हिग्स कसौटी कहते हैं। दोनों के सिद्धांतों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। कार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था में पुनर्संगठन या उसमें परिवर्तन से कुछ लोगों का कल्याण पहले से अधिक हो सकता है, परंतु कुछ लोगों का कल्याण पहले से कम हो सकता है। तो देखना है कि कल्याण में हानि कल्याण से लाभ से पूरी होती है या नहीं। लाभ हानि से अधिक है तो कल्याण पहले की उपेक्षा बढ़ जाएगा। और कल्याण कार्डोर के अनुसार सभी परिस्थितियों में जहां एक निश्चित भौतिक उत्पाद और इस प्रकार समग्र वास्तविक आय में वृद्धि होती है, सभी व्यक्तियों को पहले की उपेक्षा श्रेष्ठ या किसी हद तक बिना हानि पहुंचाए कुछ लोगों को श्रेष्ठ बनाना संभव होता है। यदि उन सभी व्यक्तियों को क्षतिग्रस्त होते हैं उनकी क्षति की पूर्ति पूर्णतः कर दी जाती है तो शेष समुदाय पहले की उपेक्षा श्रेष्ठतम स्थिति में होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी रसायन निर्माता इकाई द्वारा किए गए जल प्रदूषण से पीड़ित समीपवर्ती बस्तियों के लोगों को कारखाने के प्रबंधन की ओर से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के बाद भी समाज को पर्याप्त कुल उत्पादन उस स्तर से अधिक हो जो कारखाना बंद करने से होता है, तो कार्डो द्वारा सुझाई गई स्थिति है, जिसके अंतर्गत भार्यताओं से क्षतिग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति मिलती है। ठीक है, अर्थात कार्डोर के अनुसार क्षतिपूर्ति की कसौटी वही है जिसमें व्यक्ति या समाज को पहले से श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचाया जा सके। हिग्स की अनुकूलतम दशा पैरेटो की पढ़ ली, हम हिग्स की पढ़ेंगे। हिग्स का सिद्धांत कार्डोर के सिद्धांत से थोड़ा अलग है।
कार्डो ने मुख्यतः लाभान्वित व्यक्तियों के दृष्टिकोण से तथा हिक्स ने हानिग्रस्त के दृष्टिकोण से संभावित कल्याण के परिवर्तन की व्याख्या की है। यही कारण है जो कि कार्डो और हिक्स मापदंड के नाम से जाना जाता है। हिक्स के अनुसार समाज की ए स्थिति बी से अधिक अच्छी मानी जाती है यदि ए स्थिति में आने से जिन व्यक्तियों को हानि होने का भय हो वे सफलतापूर्वक घूस देकर लाभान्वित व्यक्तियों को बी स्थिति में रोकने में सफल न हों। कार्डो ने यह मान लिया है कि वह स्थिति संभव नहीं है जब लाभान्वित व्यक्तियों को हानि की स्थिति में आने वाले क्षतिपूर्ति नहीं दे सके। कोल्डोर और हिक्स ने कल्याण कसौटी अर्थात क्षतिपूर्ति सिद्धांत की आलोचना। बामोन, सैमुअल्सन और लिटिन आदि ने कार्डो और हिक्स के दृष्टिकोणों की आलोचनाएं की हैं। इसके विपरीत इसके वितरण की अवहेलना की है। इसका सिद्धांत उदासीन सिद्धांत पर आधारित है तथा नैतिक निर्णय से मुक्त नहीं है। नई कल्याण कसौटी की अनुपस्थिति है। मैं बताऊं इसे क्षतिपूर्ति सिद्धांत क्यों कहते हैं, एक दो शब्दों में बताऊंगी बहुत ही आसान से। इसे क्षतिपूर्ति सिद्धांत इसलिए कहते हैं, मान लीजिए कोई ए समाज है, उसमें उन लोगों को इन्हें हानि हो रही मतलब लाभ हो रहा है किसी फैक्ट्री बनाने से, ठीक है। कोई एक फैक्ट्री लग रही है, उस फैक्ट्री को लाने से इन लोगों को रोजगार मिल रहा है तो इन्हें लाभ हो रहा है। वहीं हमारे जो बी समाज है उन्हें हानि हो रही है क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, वहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं और नदियों में कूड़ा करकट जा रहा था, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो बी समाज के लोगों को हानि हो रही है और ए को लाभ हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि ए को इतना लाभ हो रहा हो कि वे बी के हानि को क्षतिपूर्ति कर दे तो वही हमारा लाभ मतलब कल्याण कहा जाएगा। अगर मान लीजिए ए को हमारा हो रहा हो 100 का लाभ और बी को हमारा हो रहा हो 50 का लाभ, तो ये फैक्ट्री क्या कर देगी, इसे 50 की इन्हें क्षतिपूर्ति कर देगी। 50 रुपये की तो इन्हें हानि हो रही है तो 50 रुपये की इन्हें क्षतिपूर्ति कर देगी और तो फिर इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें फिर 50 रुपये का लाभ होगा। तो ये हमारा कल्याण कहलाएगा। आगे देखते हैं सामाजिक कल्याण फलन। ये कुछ नहीं, एक बार देख लेना। सामाजिक कल्याण ये दे रखा परिभाषा। सामाजिक कल्याण उन सभी तत्वों या चरों को बताता है जिससे पर समाज के सभी वर्गों का कल्याण निर्भर करता है। समाज कल्याण फलन उपयोगिता के क्रमवाचक विचार का प्रयोग करता है। सामाजिक कल्याण फलन उपयोगिता को क्रमवाचक विचार का प्रयोग करता है। सामाजिक कल्याण फलन इस प्रकार का सामूहिक उपयोगिता फलन है जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। W वेलफेयर इजिकल टू फलन है। ये हमारी उपयोगिता दिखा रखी है एक व्यक्ति, क्योंकि समाज का कल्याण कई व्यक्तियों के कल्याण के योग से मिलकर बना है, तो ये एक व्यक्ति की या दो व्यक्ति की, तीन व्यक्ति की, फिर ऐसे कई व्यक्तियों की डरा रखा है। यहाँ पर एन इसलिए रखा है क्योंकि ये अनंत होती है, इसे पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, तो यहाँ पर एडेस करके इन्होंने लास्ट में एन डाल दिया है, ठीक है। W इजिकल टू सामाजिक कल्याण, F फलन है और ये आदि समाज के व्यक्ति हैं की उपयोगिता के फलन या चुनाव का बताते हैं। सामाजिक कल्याण फलनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा सामाजिक कल्याण फलन, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का फलन समझा जाता है। सेकंड है सामाजिक कल्याण फलन का रूप नैतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। अतः सामाजिक कल्याण फलन क्रमवाचक विश्लेषण और नैतिक मूल्यों पर आधारित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण उपयोगी है। तो आपके यहाँ पर ये खत्म हो गई है यूनिट 8। अब हम आपको मॉडल भी दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए यूनिट 8 है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र की क्या आशय। ये इसकी पहले अति लघु क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इन्हें, ठीक है। देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, वैसे मैंने इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं इसे, ठीक है। और अब बाकी आपको यहाँ से देखना हो तो यहाँ से देख लीजिए एज यू विश, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, इट्स अप टू यू, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी देखने में भी दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, वहाँ से देख लीजिए चाहे आप। इसके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने,
बाकी मैंने आपको नोट्स बता रखे हैं, उसमें से कर लीजिएगा, तो इसमें से आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दे रखा है पर्यटन की शर्तें, वही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट है, यहीं पर आपके ख़त्म हो गए हैं। तो चलिए, आपकी ये पूरी ख़त्म हो गई है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमी की पूरी बुक ये ख़त्म हो गई है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो भूलिए ही मत। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।